तो वन शॉट की सीरीज में आज हमारी बारी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें मज़ा आ जाएगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट सर में, जहां पर हम आपको क्लास 10th के पूरे कॉन्सेप्ट और पूरा क्लास 10th बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको करवाते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर पूरा वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे। तो करते हैं शुरू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो जर्नी है उसकी शुरुआत सबसे पहले मैं इस बात से करवाऊंगा कि इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज अगर कहीं पर है तो ये स्क्रीन पर अगर आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक चीज, एक एक फोटो अगर आप जो कैप्चर करते हैं, वो जो एक एक पिक्सल बनता है वो भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। उसमें कौन सा पिक्सल किस जगह पर है उसकी लोकेशन डिसाइड करने के लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। अगर आपने पेंट टूल या फिर कोई और ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई होती है कि वहाँ पर एक्स और वाई के कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं जिनके थ्रू आप उन चीज़ों को एडिट करते हैं। तो ये सबसे पहला यूज़ हो गया। दूसरा जो आप सभी का फेवरेट है, पबजी गेम जो बना है, या किसी भी टाइप का कोई भी गेम हो या कोई भी ग्राफिक्स हो, वो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही पॉसिबल है। तीसरा बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप गूगल मैप पर देखेंगे तो गूगल मैप पर लोकेशन दिखाने के लिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल होता है, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे अभी रिसेंट में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने भारत पर कुछ ड्रोन से हमला किया। उन ड्रोन्स को लोकेशन जो दी गई कि किस जगह पर अटैक करना है, वो भी आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। और अगर भारत ने उन ड्रोन्स को नष्ट किया, उन ड्रोन्स को वहीं पर ख़त्म कर दिया, मीडिया की भाषा में निस्तो नाबूद कर दिया, तो वो करने के लिए भी भारत को ज़रूरत पड़ी किसकी? उन ड्रोन्स के कोऑर्डिनेट्स की, ताकि यहाँ से बिल्कुल सटीक निशाना उन पर लगाया जा सके। तो कई हजारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हमारे आसपास हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो करते हैं शुरू, बढ़ते आगे अगली स्लाइड पर हमारी। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है। पूरी कहानी इन दोनों एक्सिस पर चलती है। वैसे 3 एक्सेस होते हैं, एक तीसरा जेड एक्सिस भी होता है, लेकिन हम अभी 2D पढ़ रहे हैं, 3D में आपको जेड एक्सिस पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों एक्सिस यहाँ पर बना लिए। ये है मेरा वाई एक्सिस, ऐसा होता है, और ये मेरा एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, दोनों तरफ वाई वाई लिखने की बजाय मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए -y। तो यहाँ पर y है, यहाँ नीचे -y है, इधर x है तो इधर -x है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो मेरे नंबर्स होते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ मेरे पॉजिटिव रहेंगे और नीचे की तरफ क्या रहेंगे? मेरे नेगेटिव। ठीक, इधर भी x की तरफ मेरे सारे नंबर क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, और इधर -x की तरफ सारे नंबर क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अगला वर्ड आता है कोऑर्डिनेट एक्सेस, आप अच्छे से समझ गए। अगला वर्ड आता है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो जिस प्लेन पर मैं मेरे कोऑर्डिनेट को बना रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सेस को बना रहा हूँ, वही मेरा कार्टेशियन प्लेन हो गया। ठीक है, जैसा मैंने इस पर ड्रॉ किया तो यही जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, यही इसके लिए क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ठीक, अगला आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स है, या किसी भी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये भी अपने आप में कोऑर्डिनेट है, या किसी पॉइंट के निकाल सकते हैं। देखो, अगर सपोज ये वाला पार्ट होता है 0,0, ध्यान रखना। ठीक है, ये होता है अपना ओरिजिन। ठीक है, जहां से शुरुआत होती है उसको कहते हैं ओरिजिन। तो ये वाला पार्ट हमेशा क्या रहता है? 0,0। दिख नहीं रहा है, इससे बना देता हूं 0,0। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक्स एक्सिस में 2 मीटर चलना है, तो आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे।
इधर से चलना स्टार्ट करोगे आप 1 2, तो चलो 1 1 कहाँ है यहाँ 1 2, यहाँ पर आकर खड़े हो गए हम। ठीक, अब आपको बोला कि y एक्सिस में 3 कदम चलो, तो y एक्सिस किधर है, ऊपर की तरफ, तो आप चलेंगे यहाँ पर 3 कदम, तो ये 3 कदम यहाँ हो गए, और ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, कोऑर्डिनेट को लिखते कैसे हैं? हमेशा कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है x, y, मतलब x पहले होगा y बाद में होगा। तो यहाँ पर x कितने कदम चले थे आप 2 कदम, और y कितने कदम चले थे 3 कदम, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 3। अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं हम, एक और क्वेश्चन की इसमें। इसको क्लीन करने के बजाय अगले उस पर ही चलते हैं अपन, कहीं ब्लैंक पीडीएफ नहीं, चलो यही बता देता हूँ। ठीक, एक और मैं लेता हूँ एग्जाम्पल आपके लिए, बेस्ट एग्जाम्पल फिर से हम बनाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स डाल देता हूँ, 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये है मेरा ओरिजिन जिसको हम ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मैं अपने आप को जरा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आपको टास्क दिया कि आपको 3, 1 चलना है, मतलब x में कितना चलना है 3, y में कितना चलना है 1, तो ये पॉइंट यहीं होगा। सभी एग्री करते हैं इस बात से? कुछ गड़बड़ हो रही है आई थिंक, चलो ठीक है, सभी गड़बड़े हमने सही कर दी। तो आपका ये जो पॉइंट हो गया इसके कोऑर्डिनेट से 3, 1, और अब आप चाहे तो इसको डॉट से मिला देंगे, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, एक और मैं कोऑर्डिनेट देता हूं आपको, -2, -3। अब आपको x में भी माइनस में चलना है और y में भी माइनस में चलना है, तो आप x में माइनस में चले तो ये आ गए कहाँ पर -2 पर, और y में कितना चलना -3 पर, तो -3 कहाँ है यहाँ नीचे, तो -3 से इधर आया, और ये दोनों पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं ये आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। क्या आपको ये बात समझ में आई? चल, तो वापस से अपन पिछले वाली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकालना आपको आ गया किसी भी पॉइंट का। अब एक वर्ड लिखा था एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, कई बार ये वर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको एब्सिसा कहते हैं, किसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो देखो, जो एक्स एक्सिस पर आता है उसको एब्सिसा कहते हैं, जो वाई एक्सिस पर आता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। अब हमको ये वर्ड तो ध्यान रह जाते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता है सर कि एक्स वाले को क्या कहते हैं, वाई वाले को क्या कहते हैं, एक्स वाले को एब्सिसा कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब इसका समाधान देखो, ये अपनी छोटी सी ट्रिक है याद रखने के लिए। x, y होता है हमेशा, ये बात तो आपको अच्छे से पता है, एबीसीडी आप बचपन से पढ़ रहे हो। तो देखो, एब्सिसा में a पहले आता है और ऑर्डिनेट में o आता है, पहला लेटर a और o है। तो देखो, एब्सिसा का a o से पहले आता है तो इसलिए पहले आएगा, x एक्सिस के लिए आएगा, ध्यान रहेगा सभी को। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट इन द क्वाड्रेंट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, इधर -x एक्सिस होता है, ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस होता है, नीचे -y एक्सिस होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब दोनों के दोनों यहां पर क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अगर यहां पर देखें तो x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव। अगर इस वाले क्वाड्रेंट में देखें, थर्ड वाले, तो x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, नेगेटिव, देखो दोनों ही नेगेटिव है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक, तो इसी के साथ एक और चीज आ गई यहाँ पर, क्वाड्रेंट। तो किसी भी 2D ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट ऐसे ही लिखा जाता है इसको एंटी क्लॉकवाइज में, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। कैसे हुआ, चलो, तो यहाँ पर हो गए अपने 4 क्वाड्रेंट। तो पहला क्वाड्रेंट यहाँ आएगा, फिर दूसरा क्वाड्रेंट, फिर तीसरा क्वाड्रेंट, और फिर चौथा क्वाड्रेंट। वहीं पर अगर ये 3D डायग्राम होता तो फिर ऑक्टेंट आता, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, अगर मैथ्स लिया तो, बच्चे आजकल मैथ्स ही नहीं ले रहे हैं, बड़ी समस्या है देश, इंजीनियर्स कम पड़ जाएंगे। तो
चलते आगे, यहाँ पर समझाता हूँ मैं कुछ अच्छी बेहतरीन बातें। अब क्या हुआ कि हमने कोऑर्डिनेट्स देख लिए, कोऑर्डिनेट्स को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। अब देखना ज़रा ध्यान से समझना बातों को जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, मैं बोलता हूं कि मेरे जो स्कूल है, स्कूल के कोऑर्डिनेट्स मेरे हैं कुछ ले लेते हैं अपन 2, 3, और मेरा जो घर है, घर का कोऑर्डिनेट्स हमारा है 4, 5, ठीक है, ओके। अब मैं इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर स्टेब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं x में चला 2, y में चला कितना 3, x में 2 तो 1 2, y में कितना 1 2 3, ये दोनों जिस जगह पर जाकर मिल रहे हैं वहीं पर मेरे क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स। और हमेशा पहले किसको लिखते हैं, x वाले को, तो 2, 3, क्लियर हो गई बात। अब अगला बोला 4, 5, तो यहाँ पर आएगा कोऑर्डिनेट, ये 5 से इधर चला, 4 से इधर चला, तो कोऑर्डिनेट क्या आया मेरा 4, 5, ठीक है बात। अब ये मेरा क्या हो गया स्कूल, और ये मेरा क्या हो गया होम। ओके गाइस, तो स्कूल और होम हमारा मिल गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि मुझे अगला टास्क ये दिया गया कि मुझे घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है मुझे, मेरे घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस निकालना। इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ, ठीक है। मुझे घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस निकालना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ मैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये लाइन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, और इन दोनों को मिलाऊं तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है ये लाइन। अब अगर मैं ध्यान से इस वाले पार्ट को देखूं तो क्या ये मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पाइथागोरस जी ने, वैसे तो हमारे बोधायन जी ने दिया था वो फॉर्मूला, लेकिन मान लेते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस जी ने जो बोधायन जी की थ्योरम चुरा कर जो हमको दिया था वो ये था कि अगर ऐसा हो तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, यहाँ पर यही बात है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूँ, बेस और परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आराम से फॉर्मूला लगाकर निकाल सकता हूँ, ठीक। अब मुझे पता है क्या ये डिस्टेंस क्या है मेरी, ये डिस्टेंस मेरी है यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रही है 2, और यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रही है, ये है, यहाँ पर है अपना क्या 3, और यहाँ पर है 5, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। अभी मैंने क्या बोला, दोनों को माइनस करेंगे मतलब 5 - 3, और यहाँ पर भी मैंने कैसे निकाली 4 - 2, तो मेरी ये 2 निकल कर आई। अब मैं इसी बात को इस फॉर्मूले में रखूँ तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, P क्या है मेरा, ये है परपेंडिकुलर 5 - 3 का स्क्वायर, प्लस B क्या है मेरा, B है मेरा 4 - 3 का स्क्वायर। देखना ये बात मेरी मुंडी को करना पड़ेगा गायब। ये बात मैं इसलिए इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आया ये समझ में आए, अदरवाइज था कुछ नहीं इसमें, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला करवा देता। और जिसको नहीं भी आया समझ में तो चिंता मत करो, ये स्क्वायर रूट लगा इस पर, तो 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर। अच्छा क्या होता अगर यहाँ पर x1 y1 होता और यहाँ पर x2 y2 होता, तो ये जो मैंने लिखा है इनकी जगह पर क्या लिखा जाता, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, और यही मेरा क्या बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, सर एग्जाम में याद नहीं रहता है कि मैं x1 - x2 का स्क्वायर लिखूं या y1 - y2 का स्क्वायर लिखूं, तो गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा होल स्क्वायर। अगर आपने
x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी रख दिया तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और स्क्वायर उसको अगेन क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई, तो मैं भी जिंदा हो जाता हूँ। तो ये है इसका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। फिर से हम एक बार लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो अगली बार गूगल मैप पर अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें किन्हीं दो सिटी के बीच की, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां पर भी है। अब कुछ पॉइंट्स समझते हैं, उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तब मजा आएंगे चीजें समझने में। तो मुझे यहाँ पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि एनसीईआरटी 7.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। ठीक, अब देखो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2,3 और 4, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कहता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पर हम वैल्यूज को रख देंगे। x2 क्या दिख रहा है 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 क्या दिख रहा है 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 क्या हुआ 2 का स्क्वायर, प्लस इधर 4 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 5। तो ये आपका चमचमाता हुआ आंसर निकल कर आपके सामने आ गया। तो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से इजी तौर पर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात कुछ है यहाँ पर। तो यात्रीगण ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या रखना है, माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर गलतियां होती है नेगेटिव साइन को लेकर। बच्चे माइनस साइन को लगाना भूल जाते हैं और माइनस माइनस प्लस नहीं करते हैं, सिंपली वहां पर माइनस लिख कर आ जाते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह गलती नहीं करना है। तो इसका देखो a कोमा बी माइनस ए कोमा माइनस बी क्या होगा, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो d इज इक्वल टू, सिंपली यहां पर वैल्यूज रखी, x2 क्या दिख रहा है माइनस ए, माइनस x1 क्या दिख रहा है a का स्क्वायर, y2 क्या दिख रहा है माइनस बी। अच्छा, अगर y1 मेरा माइनस बी होता तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, लेकिन यहां तो क्या है प्लस का है तो इसलिए माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो चलते अगेन वापस। तो यहां पर एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मुझे क्या बोला कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस हो तो 0,0, यहां से डिस्टेंस अगर मैं किसी भी पॉइंट के निकालूं, यहां मान लो यहीं पर है x, y मेरा पॉइंट है। अब इसकी डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से निकालना है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट x2 क्या है आपका x, x1 क्या है 0 का स्क्वायर, y2 क्या है y और y1 क्या है 0 का स्क्वायर, है ना। ये देखो ना 0,0, ये दोनों कोऑर्डिनेट तो हमारे क्या है 0,0, ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ओरिजिन से आप किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आपकी क्या आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यूं ही याद रहता है ना। अब अगला पॉइंट कोलिनियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जितने भी मैं पॉइंट करवा रहा हूं एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपको। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ना। कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो अगर ये मेरा A है, ये मेरा C है और बीच में कहीं पॉइंट B है, तो अगर मैं AC डिस्टेंस की बात करूं, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो AB प्लस BC के इक्वल होगा। AC देखो ना, AB
प्लस BC। आ गया समझ में? चलो, तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया है। अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे। तो सिंपली अगर आपसे ये बोला जाए कि इसकी कोलिनियरिटी प्रूव करो, तो सिंपली आपको यही काम करना है, इसको इक्वल रखना है। अगर इक्वल नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या? जिसकी तीनों टांग बराबर हो। ठीक है, ये जिसकी तीनों टांग बराबर हो, मतलब अगर 3 पॉइंट है मेरे ABC, तो AB इज इक्वस टू BC इक्वस टू AC। और ये आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, मतलब जिसकी 2 टांग बराबर हो, या तो AB इक्वस टू BC हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या कहानी होती है? या तो ये इसके इक्वल हो, या फिर ये इसके इक्वल हो। या तो AB इक्वस टू BC हो, या AC इक्वस टू AB हो, या BC इक्वस टू AC हो। ये तीनों पॉइंट हो सकते हैं आइसोसेलेस के। ठीक, अब अगर 3 पॉइंट किसी राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हो, तो ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर आ जाए, राइट एंगल ट्राइंगल अगर आ जाए, राइट एंगल आ गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो क्या होगा? इसमें आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला। फिर परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं ना। अब 4 डायग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में हम देखते हैं, देखो स्पेलिंग याद रखना, तो पैरेललोग्राम पर बोलना तो याद रहेगी स्पेलिंग। काफ़ी डेंजर स्पेलिंग है इसकी। ये मैंने बनाया। अच्छा, एक रेक्टेंगल दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। अरे टेढ़ा भी हो जाता है इसमें। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना इस बात को कि मैंने यहाँ से खड़े होकर इसको धक्का लगाया, तो जैसे ही मैंने इसको धक्का लगाया ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब टेढ़े होने के साथ समस्या क्या हुई कि इसके पहले इसकी जो सामने वाली साइड्स थी ABCD, तो AD इक्वस टू BC एंड AB इक्वस टू CD या DC, ये आपको बचपन से पता है। और पैरेललोग्राम में क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ धक्का मारा, धक्का मारने पर सिर्फ ये टेढ़ा हुआ, तो इसका मतलब इसकी साइड छोटी बड़ी थोड़ी हुई, तो साइड तो वही है। अगर AD इक्वस टू BC और AB इक्वस टू DC, फिर अगर ये प्रॉपर्टी सेम मिल रही है तो ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हमारा ये पैरेललोग्राम है और ये रेक्टेंगल है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर ध्यान से मैं देखूं तो यहां पर मुझे ये जो साइड दिख रही है और ये साइड जो दिख रही है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नजर आ रही है, AC इक्वल टू BD। और यहां पर अगर देखें तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल नजर नहीं आ रही है, मतलब AC इज नॉट इक्वल टू BD। आया समझ में? तो जो कहानी हमारी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की रहेगी, वही कहानी हमारी रोम्बस और स्क्वायर की रहेगी। रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर को अगर धक्का मार दिया, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड इक्वल, इसको अगर धक्का मार दिया स्क्वायर को, तो वो क्या बन जाएगा? वो रोम्बस बन जाएगा, ऐसा थोड़ा बहुत टेढ़ा ऐसा। और इसमें भी कहानी वही, इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक, चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने निकालना सिखा दिया आपको। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है यहाँ पर
कि क्या ये जो वर्टिसेस है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की है। तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का अभी मैंने क्या बताया था, जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मेरी ए है, ये बी है और ये सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, 5, -2, 6, 4, 7, -2। आप कहीं भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोई ज़रूरी नहीं आपको यहीं पर लिखना है। अच्छा, सिर्फ कोऑर्डिनेट से क्या मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं? नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी लेंथ। ठीक है, सबसे पहले मैं साइड निकालता हूँ ए बी। अच्छा, फॉर्मूला क्या है मेरा, x2 - x1 डिस्टेंस ही निकालना है मुझे, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, x2 क्या दिख रहा है बताएंगे आप? ये मैं मान लेता हूँ इसको x2 y2, इसको x1 y1। ठीक है, x2 क्या दिख रहा है मुझे, 6, और x1 क्या दिख रहा है मुझे, 5, इसका स्क्वायर। y2 क्या दिख रहा है मुझे, 4, और y1 क्या दिख रहा है, -2। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, माइनस की मिस्टेक आपको नहीं करना है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर। राइट, अब देखेंगे आप यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं बड़े इजी तरीके से। 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 4 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर, इक्वस टू √1 + 36 इक्वस टू √37। ठीक है, ये हो गई अपनी ए बी साइड। अब आ जाते हैं अपन इस पर बी सी पर। बी सी क्या हो गया, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा देखो, बी सी के लिए x2 y2 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको x1 y1 मान लेता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कुछ भी मानिए। ठीक, x2 क्या दिख रहा है, x2 मुझे दिख रहा है 6 माइनस, कलर चेंज कर लेते हैं, 6 - x1 मुझे दिख रहा है 7 का स्क्वायर, प्लस y2 मुझे दिख रहा है 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 + 1 37। ठीक है, ये दोनों सेम आ गई। अब तीसरी चेक कर लेते हैं हम लोग। मेरी मुंडी दिक्कत दे रही है, तो मुझे गायब होना चाहिए, और ये मैं आपके सामने गायब। चलो, अब तीसरा निकालते हैं क्या, ए सी। अंडर फॉर्मूला सेम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो मेरा x1 y1 है, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ इसके लिए। ठीक, क्योंकि दोनों x1 y1 तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। x2 क्या है मेरा 7 माइनस x1 क्या है 5 का स्क्वायर, y2 क्या है मेरा -2, और y1 क्या है वो भी -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 0 इक्वस टू 2। तो AC की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2। मतलब मुझे मिल रहा है कि ये लेंथ मेरी √37 है, ये √37 है, और ये 2 है। मतलब जिसकी दो साइड इक्वल है, हियर AB इज इक्वस टू AC, सो गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले स्लाइड। अब यहाँ पर आपको 5th क्वेश्चन दिया है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ABCD शो इन फिगर। ठीक है, 4 फ्रेंड ऐसे बैठे हैं ABCD। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब चंपा और चमेली कहीं से क्लास में आ रही है। अब जनरली लड़के आपस में बात तो करती है। ठीक है, अब उसने आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, कुछ देर उसने देखा और उसके बाद उसने चमेली से कहा, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? तुमको क्या लगता है ये ABCD एक स्क्वायर है? अब चमेली ने उसको मना कर दिया, बोले नहीं, किसने बोला ये स्क्वायर है? तो अब आपको उनकी लड़ाई को ख़त्म करवाना है, और ख़त्म कैसे करवाएंगे, अब आपको ये बताना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, बताएंगे अब आप, बताओ स्क्वायर है कि नहीं है।
कैसे पता कर देंगे? क्या देख कर बता देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। चलो सबसे पहले तो क्या करें, हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, एक्स में चले कितना 3, वाई में कितना चले 4। तो सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं, तो क्या होगा 3,4। ठीक, अब तो गायब करना है, ये बड़ा टास्क हो गया। चलो अब यहां पर बी कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं, देखो एक्स में चले आप 6, वाई में चले 7, तो 6,7। सी में कितना दिख रहा है 9,4। और डी में क्या दिख रहा है आपको कोऑर्डिनेट, डी में दिख रहा है आपको 6,1। ठीक है, अब आप इन कोऑर्डिनेट्स की इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबकी। अगर डिस्टेंस इक्वल आती है तो क्या हम बता देंगे कि एक स्क्वायर है? नहीं। अगर डिस्टेंस इक्वल आती है तो फिर हम इसके डायगोनल्स भी चेक करेंगे। तो आपको कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, आपको निकालना है ए बी, आपको निकालना है बी सी, आपको निकालना है सी डी, आपको निकालना है ए डी, आपको निकालना है ए सी, और आपको निकालना है बी डी। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, ये आप अभी ट्राई करेंगे, इसको निकालेंगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखेंगे और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए। पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। हमको रिलेशन बताना है एक्स और वाई के बीच में, और ये पॉइंट कैसा इक्विडिस्टेंट है, किससे, इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। चलो सबसे पहले तो क्या करें, एक पॉइंट ले लेते हैं 7,1 और 3,5। इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। वैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको मिटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ एक्स कोमा वाई। इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट की, तो मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देता हूँ। इसकी भी इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी मैंने एक सीधी लाइन खींच। अब देखो ये पॉइंट मेरा है, अगर मैं इसको ओ नाम दूँ तो ये ए है और ये है बी। मतलब मुझे बोला है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। सिंपल बात है, इक्विडिस्टेंट होने का मतलब। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको इसको करना है। देखो ओ ए फॉर्मूला अपना सेम है, ओ ए तो ये ओ ये ए, एक्स टू अपना एक्स, एक्स वाई टू अपना वाई, तो एक्स -7 का स्क्वायर प्लस वाई -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी को देखो आप, एक्स -3 का स्क्वायर, y -5 का स्क्वायर। देखो ऐसी सिचुएशन जब भी दिखे तो सबसे पहला काम है अपना क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम स्क्वायर को हटा देते हैं। तो जैसे मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख दो इसको अच्छे से, तो क्या हुआ, ये रूट से रूट हट गया। अब अंदर बचा मेरे पास x -7 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर, इधर x -3 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी मुझे अब ज़रूरत पड़ रही है जगह की, तो मैं कुछ जगह ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरी ये लाइन में बना लेता हूँ एक बार, ताकि मुझे पता रहे मुझे कहाँ तक काम करना। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पर, तो देखो x -7 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, माइनस देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, और 7 2 जा 14x। इसी टाइप से मुझे इसको भी सॉल्व करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y, इसमें भी मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6x, और इसमें लगाया तो ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा मैंने बना दी यहाँ पर,
थोड़ी सी मिटा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। नई बनाएंगे लाइन, नई लाइन बनाएंगे अपन, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, मैंने इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करी। ठीक है, अब जो चीज़ें मुझे कटते हुए नज़र आ रही मैं उसको काट देता हूँ। एक्स स्क्वायर इसके पास भी, इसके पास भी कट गया, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया। और कुछ दिख रहा है क्या कटते हुए? नहीं दिख रहा। चलो अब सिंपली क्या करते हैं, सबको ले आते हैं एक तरफ और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 49 है ही है, माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y, ये उठकर इधर आया तो देखो 25 प्लस 9 कितना हुआ? 34। तो ये उठकर इधर आया तो माइनस का 34। अब ये 6x आया तो माइनस का 6x, और ये 10y आया तो प्लस का 10y इक्वल्स टू, इधर कौन बचा? 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 प्लस 1 50, 50 में से 34 माइनस हुए तो क्या बचा? 16। माइनस का 14 माइनस 6 तो माइनस का 20x, ये 2y और प्लस का 10y तो माइनस का 8y इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आप चाहे तो इन दोनों को उठाकर उधर पहुंचा दें, तो माइनस 8y इक्वल्स टू 20x माइनस 16, ये माइनस इधर गया तो y इज इक्वल्स टू माइनस 8 इधर लाए तो 20x माइनस 16 डिवाइड बाई माइनस 8। चलो इस माइनस को इसके साथ पहुंचा दिया तो 16 माइनस 20x डिवाइड बाई 8। 8 से इसमें काटा पीटी मचाई तो क्या आएगा? 4 4 जा 16, 5x डिवाइड बाई 2। यह आई आपकी किसकी? y की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रिलेशन है x और y के बीच में, आपसे यहाँ कभी भी बोला ही नहीं गया कि आपको x या y की वैल्यू निकालना है। तो आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते आगे, चलिए तो अब एक और करते हैं धमाकेदार क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी? 10 यूनिट। करते हैं सवाल इसको। तो अब देखिए, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमको दे के रखी है उन्होंने 10 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉइंट दिए P और एक पॉइंट क्या दिया है? Q। P पॉइंट क्या दिया है? 2 कोमा माइनस 3, और Q पॉइंट क्या दिया है? 10 कोमा 5। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10। ठीक है, कर देते हैं इसको सॉल्व। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाया है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर मैं पी क्यू की डिस्टेंस की बात करूँ तो पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपली हम आप इसके अंदर वैल्यूज को रखते हैं। पी क्यू मतलब क्या है अपना? 10 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 क्या है? 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y प्लस 3 का स्क्वायर। अब अगला कदम क्या होगा हमारा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। जब भी रूट हटाना है तो ये एक ही तरीका है हमारे पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, 10 का स्क्वायर, इधर क्या हुआ? अंडर रूट 10 माइनस 2 मतलब 8 का स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और ये सॉरी रूट हट गया ना। अरे ऐसे नहीं हटेगा, हम हटा देता है, अब तो हटेगा। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। 10 का स्क्वायर मतलब 100, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये 100 उठाकर हम इधर लेकर आए तो देखो अब क्या होता है। तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 6y भी एज इट इज़। 64 प्लस 9 क्या आया? 73, और 100 में से माइनस हुआ 73 तो क्या बचा? 27। तो माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब आपको मैंने स्प्लिटिंग देयर मिडिल टर्म में पढ़ाया था कि कैसे सॉल्व करते। एसी चलाया आपने, एसी में आया क्या? 27, तो इसके फैक्टर्स क्या आने चाहिए? 6 आना है, तो 9 3 जा 27 आ रहा है। बहुत इजीली हमने इसके फैक्टर्स को निकाल लिया। ठीक है,
इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। चलो, अब ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने y को कॉमन लिया तो y प्लस 9 बचा। यहाँ से मैंने -3 को फिर से कॉमन लिया तो y माइनस y प्लस 9 बचा। अब y प्लस 9 इसके पास भी, y प्लस 9 इसके पास भी, पूरा का पूरा मैंने ले लिया कॉमन। अगर अभी भी आपको स्प्लिटिंग देयर मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है तो मेरा एक वीडियो देखिए, मैंने पर्टिकुलर सिर्फ इसी पर एक वीडियो बनाया है कि स्प्लिटिंग देयर मिडिल टर्म को कैसे सॉल्व किया जाए। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो -9 और यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो 3, मतलब कि मेरे दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो मेरे आंसर क्या आ गए, एक तो 10 कोमा अगर -9 रखूँ तो भी सही है और 10,3 रखूँ तो भी मेरा करेक्ट आंसर। तो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला तक का जो टॉपिक है 7.1 एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी ट्राई कीजिए उन क्वेश्चंस को। उसके बाद फिर हम चलते हैं अब हमारे अगले टॉपिक पर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए चलते हैं। अब बारी है सेक्शन फॉर्मूला की, इसकी करते हैं अब शुरुआत। यहाँ पर क्या दिया है, देखो सेक्शन फॉर्मूला बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास दो कोई लोकेशन है, एक कॉलोनी ए है, एक कॉलोनी बी है। कॉलोनी ए में मेरी जो कोऑर्डिनेट्स है 2,1 है, कॉलोनी बी में 8,5 है। इनके बीच में कहीं पर भी, जरूरी नहीं बीचों बीच, कहीं पर भी एक पॉइंट सी नाम की एक कॉलोनी है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,7, ठीक है। तो मुझे या तो कभी ये चाहिए कि मुझे ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, या फिर मुझे ये चाहिए कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट सी है या कोई आदमी खड़ा है या कोई कॉलोनी है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। इन दोनों ही केसेस में हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या, दोनों पॉइंट के बीच में, कहाँ गया मेरा हाथ नहीं दिख रहा है ना, दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट आ जाए, अगर उसके रेशियो हमको पता है कि किस रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है, तो हम डायरेक्ट उससे उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो हम उसके रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम उस पॉइंट से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं वहाँ तक की। सभी आपको पता है, अगर कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए फिर तो आप सब निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो चलते हैं सेक्शन फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला है क्या, मान लो ये हमारे पॉइंट्स हैं, मैं अगले स्लाइड में ले चलता हूँ। मान लो ये पॉइंट्स है हमारे x1 y1, ठीक। एक पॉइंट है x2 y2। अब मैंने बीच में कोई पॉइंट c कंसीडर कर रखा है, जो यहाँ से ए सी का जो रेशियो है m/n है। रेशियो क्या है, m/n है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा क्या, सबसे पहले आपको m लेना है, ये वाला m, इसके साथ जो दूर वाला, दूर कौन है, अगर मैं x की बात कर रहा हूँ, है ना, तो इसके साथ दूर वाला कौन है, x2, तो x2 प्लस n, n के साथ दूर वाला कौन है, x1, तो x1 ऑन m प्लस n। ये x निकालने का फॉर्मूला होगा। अच्छा, y निकालने का भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस, सिंपल। जो x का फॉर्मूला है उसी टाइप से y का है, सिर्फ हमने वहां पर क्या रख दिया, y रख दिया। अगर पॉइंट ये क्या था, इंटरनली था, बीच में कहीं पर डिवाइड कर रहा था। अच्छा, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दोनों कॉलोनी के कोऑर्डिनेट से कोई पर्सन कहीं बाहर वाली किसी, उन दोनों कॉलोनी के बाहर कहीं जाकर खड़ा है और उसका रेशियो हमको पता है और वहाँ के कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, ठीक। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो दोनों पॉइंट्स है वो ए और बी है इस टाइप से। यहाँ पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। एक कोई पॉइंट सी है जो इन दोनों के बाहर कहीं खड़ा है, इसी लाइन पर आगे जाकर कहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो रेशियो है वो मेरा ए में, पॉइंट बी से सी तक का जो रेशियो है वो है मेरा n। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका एक फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखो n के दूर कौन है, x1, और इस हिसाब से फिर बचा कौन m,
तो एम के इधर क्या हो गया x2, तो एम x2 माइनस एन x1 अपॉन एम माइनस एन। कुछ छोटे मोटे इशू आते रहते हैं। चलो एन x1 अपॉन एम माइनस एन, है ना। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस। मैं खुद को गायब कर देता हूँ। चलो तो अब क्या ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस लगा है इस फॉर्मूले में, है ना, और उसमें क्या लगा है, प्लस लगा है। चलो बढ़ते अगली स्लाइड पर। अब क्या हो कि अगर पॉइंट हमारा बिल्कुल बीचों बीच आ जाए, है ना, पॉइंट अगर हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तब क्या होगा। तब क्या होता है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट से x2 y2। अब कोई पॉइंट बीचों बीच सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। सिंपली इसका फॉर्मूला हो जाता है इन दोनों का एवरेज। जब भी मुझे बीचों बीच की वैल्यू चाहिए मैं क्या कर देता हूँ, एवरेज कर देता हूँ। तो सिंपल एवरेज कर दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई, ये हो गया फॉर्मूला रेडी। ठीक, अगर आप सोचे कि सर इसके लिए फिर अलग से फॉर्मूला क्यों आया, जब ऑलरेडी हम लोग जानते थे, हमने उसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था, तो वो फॉर्मूला तो यूनिवर्सल होना चाहिए ना, इसमें क्यों नहीं लगा। तो बिल्कुल वो फॉर्मूला भी यहाँ पर लगेगा। देखो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, बीचों बीच है, तो मतलब दोनों के रेशियो बराबर है। आपका फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, यही फॉर्मूला था। अब देखो एम की जगह क्या 1, तो 1 इंटू x2 क्या हुआ, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, और यही आपका फॉर्मूला। ठीक, तो कहीं से भी देख लीजिए फॉर्मूला वही रहे। अब क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, अब इसकी मीडियंस जा रही है, एक ये मीडियन गई इसकी, एक ये मीडियन गई इसकी, और एक ये मीडियन। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मीडियंस क्या होते हैं। तो ऐसी लाइन जो इसके सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ये वाली लाइन गई तो ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन गई तो ये इन दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये होती है हमारी मीडियंस। अब देखो जब भी मीडियन जाती है तो ये हमेशा ट्राइंगल को 2:1 में डिवाइड करती है, ये रेशो 2 होता है, ये रेशो 1 होता है। अगर आपके पास इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट हो तो आप इसके आराम से निकाल सकते हो। ठीक, इसके और इसके हो तो आप एफ के आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक रेशो क्या रहेगा, ये 2:1, ये भी 2:1। इस टाइप से आप इसका कॉन्सेप्ट यूज करके आराम से इसको निकाल सकते हो। अब हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो पढ़ी वो क्या पढ़ी, एक तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आप सभी को, पी क्यू डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, ये भी अच्छे से आपको पता है। फिर हमने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम एक और देखने वाले हैं सेंट्रोइड फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर कोई ट्राइंगल है, इसका सेंट्रोइड क्या होगा, अगर ये एंगल है तो उसको सेंटर में से डिवाइड करते हुए लाइंस जा रही है और किसी एक सेंटर पर आकर मिल रही है, ये हो गया इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड। ठीक है, अब सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, एंगल नहीं, ये जो मीडियन हमारी जा रही थी, इन मीडियंस को, ये तीनों मीडियन हमारी जिस पॉइंट पर आकर मिल रही है, यही उसका क्या होता है, सेंट्रोइड। ठीक है, समझ गए आप। चलो अब इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड यही होगा। अब इसको रेशियो में क्या काट कर रही है, 2:1 2:1 2:1। सेंट्रोइड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई, ये वाला फॉर्म, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई, सिंपल ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते आगे, तो अब बारी है क्वेश्चंस की। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेक्शन फॉर्मूला को भी पढ़ लिया है। अब करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। कलर ले लेता हूँ, एक लाइन मैंने बनाई। ठीक है,
अब इस लाइन को मैं कुछ पॉइंट्स लगा देता हूँ, ए पॉइंट, इधर बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए हैं -1,7 और एक और कोऑर्डिनेट दिया है मुझे 4,-3। अब इस लाइन पर कहीं पर कोई पॉइंट पी है, ठीक, इसका रेशियो है 2:3, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं इसको x, y नाम दे देता हूँ। अच्छा, सेंट बीच में काट रहा है, इंटरनली काट रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता है, x = m x2 + n x1/m+n। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 2। ये देखिए, ये क्या है मेरा, ये है m। ये क्या है, x1 y1 x2 y2, ये xy है, और ये क्या है, n। x2 क्या दिख रहा है मुझे, 4 प्लस n क्या है मेरा, 3। x1 क्या दिख रहा है, -1, और m + n 2 + 3। जब भी माइनस की वैल्यू अगर आप किसी वेरिएबल में पुट करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा ब्रैकेट में ही वैल्यू को रखें, अदरवाइज गलती हो सकती। चलो, तो x = 4 2 8 -3 / 5। तो ये क्या हो गया, 5 / 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी निकल गई क्या, 1। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालते हैं, y = m y2 + n y1/m+n। m क्या दिख रहा है आपको, 3। y2 क्या दिख रहा है, -3। n क्या दिख रहा है, n दिख रहा है 3, सॉरी मैंने m की जगह 3 रख दिया, 2 है। n क्या दिख रहा है, 3, और y1 क्या दिख रहा है, 7 / 2 + 3। सॉल्व कर लेते हैं, -6 + 21 / 5। ये 6 माइनस हुआ 21 में से, तो आपका बचा 15 / 5, तो क्या बचा, 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अब दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -1 एंड 2, -3। अब मुझे क्या बोला है कि मुझे एक लाइन सेगमेंट है मेरा, लेता हूँ भैया लाइन सेगमेंट। पहले तो एक लाइन बना, अब इसके सेगमेंट मतलब कितने सेगमेंट, ट्राई सेक्शन। बाई सेक्शन होता तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते, ट्राई सेक्शन लिखा तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करें। ये मेरा पॉइंट है ए, ये है बी। अगर मैं इसमें, ओ सॉरी, बी का पता नहीं क्या बा बन गया है, तो बी का बा बन गया, इसको हम सही कर लेते हैं। ये है मेरा बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इसके 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 पॉइंट लगाएंगे। अगर मैंने 2 जगह पॉइंट बना दिए तो देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक। अब मैंने इक्वली डिवाइड किया, तो अभी हमने जो सेक्शन फॉर्मूले में जब हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि वहां पर जब ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो 1:1 में डिवाइड करता है। बिल्कुल एग्री। तो अगर ये भी इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसके पास भी 1, ठीक है, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, ठीक। इन पॉइंट का नामकरण कर देता हूं मैं, इसका नाम सी, इसका नाम, ठीक है। बहुत आसानी से हम यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे। अब देखो, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ 4, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स -2, -3। सी के कोऑर्डिनेट में x3, y3 कर देता हूँ। डी के कोऑर्डिनेट x4, y4 ये कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, जब मैं सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ, है ना, सी के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सी, तो मुझे चाहिए x3। फॉर्मूला तो सब में सेम लगेगा, am x2, ये है x1 y1, सॉरी x2 y2, ये है x1 y1, प्लस n x2 x1/m+n। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पर।
ठीक है, अब जरा देखो x3 की वैल्यू चाहिए मुझे, m क्या दिख रहा है मुझे, तो देखो x3 कहाँ पर लिखा है, x3 लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ए बी, ये है सी, इसके पास 1 है, और जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो इधर क्या बचा, ये 1 + 1 क्या हो गया 2, इसके पास क्या हो गया 2, तो इसके लिए m की वैल्यू हो गई 1 और n की वैल्यू हो गई 2, सिर्फ चेंज होगी m और n की वैल्यू। ठीक है, अब देखो m क्या है यहाँ पर, m है 1, x2 क्या है, x2 है आपका -2, n क्या है, n आपका है यहाँ पर 2, क्योंकि ये पूरा हिस्सा है, तो 2, x1 क्या है, x1 है 4, m + n, तो 1 + 2, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई, -2 + 8 / 3, तो ये हो जाएगा 6 / 3, तो क्या आया आंसर 2। इसी टाइप से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y3 क्या हो जाएगा, m मतलब हो गया 1, y2 हो गया -3 प्लस n2, y1 क्या हो गया, y1 हो गया आपका -1 अपॉन m + n, तो 1 + 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 - 2 / 3, तो -5/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, -5/3। इसी तरीके से जब आप इसके निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा होमवर्क है। ठीक है, तो ये आप करके कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपका केस बेस्ड भी बन सकता है, तो इसलिए ध्यान से इसको समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलो, टू कंस्ट्रक्ट स्पोर्ट्स फील्ड स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, आपका एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड जो ABCD है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि आपके उसमें क्या किया, उन्होंने चौक पाउडर से हर 1-1 मीटर पर डिस्टेंस उन्होंने खींच दिए चौक पाउडर से, ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर इस टाइप से हर 1-1 मीटर पर उन्होंने चौक पाउडर से लाइनें खींच दी। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि हर 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर इधर की तरफ भी क्या कर दिया, उन्होंने गमले रख दिए, फ्लावर पॉट्स रख दिए यहाँ पर हर 1-1 मीटर की डिस्टेंस, जो आपको यहाँ साइड में नजर आ रहा है। ठीक है, अब निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्वेश्चन भी आपको बनाना है और उसका सॉल्यूशन भी आपको करना है। ठीक, अब निहारिका क्या करती है, 1/4 डिस्टेंस चलती है, कहां पर चलती है, सेकंड वाली लाइन पर, सेकंड वाली लाइन, इस वाली लाइन पर, और किसकी 1/4 है, AD की, और AD कितनी है, 100 फ्लावर रखे 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर, तो कितनी डिस्टेंस हो गई टोटल, 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर। ठीक है, अब निहारिका 1/4 कर रही है, तो 1/4 ऑफ AD मतलब 100 / 4, तो 25। तो निहारिका यहाँ सेकंड से चली, और ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो x में कितना चले हम 2, और y में कितना चले 25। इधर लिख देता हूं मैं ऊपर, x में चले 2, y में चले 25। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि जो प्रीत है वो रन करती है 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट द रेड फ्लैग। इसने तो ग्रीन फ्लैग लगा दिया है ना, और इसने क्या लगा दिया, रेड फ्लैग। फ्लैग का कलर भी हम रेड कर देते, और इसके फ्लैग का कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला ये कितनी 1/5 चल रही है, तो 1/5 ऑफ AD मतलब 100 / 5, तो क्या आया 20। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 20, लेकिन पहले हम x का लिखेंगे, तो x में कितना चले 8, 20। अब आगे ये बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, और इफ द रश्मि हैज पोस्ट द ब्लू फ्लैग, रश्मि यहाँ पर ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है, यहीं पर कहीं
वो एग्जैक्टली बीचों बीच हो, वो हमको यहाँ पर बताना। समझ गए क्या क्वेश्चन? चलो, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए। तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाले, दोनों चीज़ें पूछ ली उन्होंने, एक्सरसाइज 7.1 का भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया, 2 का भी पूछ लिया। अब क्वेश्चन हमारा बन गया 2,25 एंड 8,20। तो अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। 2,25 और 8,20। 2,25 8 ये दोनों ए और बी पॉइंट है, बीच में कहीं है जहाँ पर ये फ्लैग लगा रहे हैं, है ना। चलो, अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस क्या हो गई, √x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू √36 प्लस 25, और 36 और 25 कितने हो गए, 61। ये हो गए इसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस 61 मीटर। अब अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि उसको मिड पॉइंट चाहिए इस पॉइंट सी का, जहां पर रश्मि एक ब्लू फ्लैग लगा रही है, ये यहाँ आकर ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है। तो मुझे बताओ कोऑर्डिनेट, आपको मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 क्या दिख रहा है 2, प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो 10/2 मतलब क्या आया 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। ऐसे ही क्या आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। y1 25 है, y2 20 है, डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया 45/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45/2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें हम करेंगे रेशियो को फाइंड करने का तरीका। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं एक लाइन बना लेता हूँ, की मोटाई ले लेते हैं वापस से। एक लाइन मैंने यहाँ पर खींची, इन दोनों पॉइंट को मैं रखता हूँ -3, 10, और एक और रख लेता हूँ मैं 6, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, मैंने बीचों बीच नहीं बोला, कहीं पर भी एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट से मेरे पास 3, 10। हमको इस क्वेश्चन में चाहिए इसके रेशियो। अब रेशियो जनरली हमारे m/n होते हैं, लेकिन जब दो वेरिएबल हो जाते हैं तो हमको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जैसे मान लो मेरा रेशियो अगर 2:3 रहा, तो इसका मतलब यही है 2/3, है ना। और ये m मान लेते हैं, n मान लेते हैं। अब मैंने क्या करा, इसी कहानी को थोड़ा ऐसा लिख दिया, इसको m बना दिया, इसको n बना दिया, तो भी तो हो जाएगा। और मैंने इसी को k कर दिया, k/1 कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, चलो भैया यही कर लेते हैं। तो k/1 मान लेते हैं हम रेशियो को, कि रेशियो हमारा k/1 है। ठीक है, सिंपली अगर मैंने k की वैल्यू निकाल ली तो मेरा रेशियो आ गया। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पर मैं अगर ध्यान से देखूँ तो ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, ये मेरा m है और ये मेरा n है। चलो लगाओ, m क्या है मेरा k, x2 6, n क्या है मेरा 1, x1 -3, m प्लस n मतलब k+1, और x की वैल्यू क्या है मेरी, x की वैल्यू है ये -3। अब क्या करेंगे, सिंपली ये मुझे डिवाइड में दिख रहा है, इधर लाकर मैं क्या कर दूंगा इसको मल्टीप्लाई में। तो -3 × k+1 इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो 6k - 3, इसका भी मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। वैसे चाहते तो ये कट रहा है इससे, लेकिन अभी ढंग से ही कर लेते हैं। -3k - 3 इक्वल्स टू 6k - 3,
अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक काम करते हैं, इस के वाली टर्म को सबको एक तरफ कर देते हैं, बिना के वाली को एक तरफ कर देते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। मैंने इस पॉइंट को गलत लिख लिया, ये पॉइंट ये है ना मेरा -1,6। चलो तो इस गलती को हम सुधार लेते हैं। मेरा पॉइंट क्या है, -1,6। इतना मैं मिटा देता हूँ। ये पॉइंट है मेरा -1,6। चलो एग्जाम में आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास दबाव है कि इन चीज़ों का कुछ टेक्निकल इशू ना आ जाए। हो सकता है आवाज़ जा रही नहीं जा रही है, बार बार मुझे इधर भी देखना पड़ता है, और एग्ज़ाम में आपको रहेगा एग्ज़ाम का दबाव, तो इसलिए आपको ध्यान रखना वहाँ पर ऐसी गलती नहीं करना है। x2 क्या दिख रहा है, 6 प्लस n क्या है 1, और x1 क्या है -3, m प्लस n मतलब k प्लस 1। अच्छा x क्या दिख रहा है -1, इसका मल्टीप्लाई किया तो 6k -3/k+1। -1 के साथ k+1 किस में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में, और 6k -3, इस -1 का मल्टीप्लाई किया तो -k -1 6k -3, ये इधर ये इधर, तो 3 -1 इक्वल्स टू 6k + 1 प्लस के, सॉरी 6k + k, ये वाला k उधर गया, तो 2 इक्वल्स टू 6 + 1 ये 7k, ये 7 इसके डिवाइड में, तो k इज इक्वल्स टू 2/7। मतलब जो रेशियो है हमारा 2:7 के रेशियो में ये लाइन डिवाइड करेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। एक और 10th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बीच वाले क्वेश्चन आपको करना है, अगर नहीं होंगे तो मैं करवाऊंगा, ठीक है, मैं हूँ, तो चिंता मत करो, सब करवाऊंगा मैं, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ एक बार अपना सिलेबस हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें प्रेजेंट सर, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4। अच्छा रोम्बस क्या होता है, रोम्बस मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर का भाई होता है, स्क्वायर को धक्का दे दिया तो रोम्बस बन गया। ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे 3, 0, ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे 4, 5, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 4, और इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -1। 4 पॉइंट है ABCD, ठीक। अब क्या करते हैं, आपको ये बोला है कि ये इसके जो हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए इस रोम्बस का, ठीक है। अब आपको यहाँ पर हिंट लिखिए, एग्जाम में ये हिंट लिखी हुई नहीं आएगी, आपको पता होना चाहिए, है ना, और ये हिंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हाफ d1 × d2। d1 और d2 क्या है, दोनों डायगोनल्स, ये मान लो d1 है और ये d2 है। स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ डायगोनल्स का ही डिफरेंस है और एक एंगल का, तो अगर डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है भैया। अब करते हैं, सबसे पहले d1 की वैल्यू फाइंड करो, d2 की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पर रख दो, बस सिंपल सा काम। अच्छा d1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, दोनों कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, तो 4 माइनस, और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया इसका स्क्वायर, +5 + 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, और ये भी 36, तो ये हो गया 6√2। अब ऐसे ही d2 निकालते हैं, अंडर रूट d2 किसके बीच की बात कर रहे हैं हम, AC के, तो 3 -+1 का स्क्वायर, है ना, x2 - x1 का स्क्वायर, 0 -4 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, ये -4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 4√2, 16 + 16, 16 + 16 32, 32 बाहर आया तो इसमें से 4 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा d2 आ गया।
अब क्या करेंगे, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2, जो अभी मैंने बताया। d1 क्या दिख रहा है 6√2, d2 क्या दिख रहा है 4√2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, 4 3 जा 12, और √2 इंटू √2 क्या हुआ 2, 12 2 जा 24, और यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है उन्होंने, तो यूनिट या स्क्वायर यूनिट लिख दो। ठीक, ये इसका क्या आ गया या। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अब आपको करना है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आपको खूब सारी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स का यही एक शॉर्टकट तरीका है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। तब तक के लिए सीखते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।